इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NS Publicity, #1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बहुत सी लाभकारी जानकारियां आप सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। भिंडी की सफल खेती, एक सफल किसान का अनुभव। अरहर की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। भिंडी की अच्छी बाजार मांग के कारण प्रदेश के बहुत से कृषक इसकी खेती करने लगे हैं। आज हमारे साथ साथ ग्राम बोडिया, जिला रांची के प्रगतिशील कृषक शिवचरण महतो हैं, जिन्होंने भिंडी की खेती आधा एकड़ क्षेत्र में कर रखी है और इस फसल से अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि वे इसकी खेती करके कितना लाभ ले रहे हैं। हम भिंडी का खेती किए हैं, भिंडी का करीब लगभग 60 क्विंटल बेच चुके हैं। इस प्रकार का है, खेत ट्रैक्टर में 4 घंटा का जोताई चलाएं, उसमें 4000 रुपया दर खर्चा पड़ा है। उसके बाद शक्ति का भिंडी लगाए हैं, 3000 रुपये किलो है, उसमें दर 9000 रुपया पड़ा है। उसके बाद उसके फांदने के लिए लेबर चार्ज पड़ा है 5000 रुपया। उसके बाद दवा का छिड़काव करने में लगा है मेरा करीब 10,000 रुपया का, क्योंकि दवा का दाम महंगा है। बाज़ार में ले जाने के लिए हमको करीब 5-4 हज़ार रुपया ऑटो खर्चा पड़ा है, उसमें 4000 का अभी तक गया है खर्चा। खाद लगा है लगभग जिंक 15 किलो लगाए, 15 किलो जिंक लगाए हैं, 2 बोरा DAP लगाए हैं, 1 बोरा यूरिया लगाए हैं। टोटल खर्च मेरा 36,000 रुपया पर गिरा है। और उसके बाद में हम 60 क्विंटल भिंडी बेच चुके हैं और 30 क्विंटल और वादा है कि बेचने का पूरा बेचेंगे। टोटल हम 90,000 के बेच चुके हैं, उसमें मेरा 36,000 का खर्चा है, 54,000 मेरा मुनाफा पूरा आएगा। इस तरह से हम खेती करते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने इनके आय व्यय के बारे में जाना और अब आइए जानते हैं कि उन्होंने इसमें कौन कौन से प्रबंधन कार्यों के किस प्रकार किया है। उसको पहले जोताई करना पड़ता है, ट्रैक्टर में 4 बार जोताई करते हैं। उसके बाद फिर उसको कुदाल में फांद के दर बना के उसका दूरी 1 फीट में फांदते हैं, दर बनाते 1 फीट में। उसके बाद रोपते 6 इंची की लाइन में रोपते हैं। उसके बाद 2-4 दिन के बाद उसको सिंचाई करते हैं। सिंचाई 8-10 दिन के अंदर में जमीन उसका आ जाता है। भिंडी का खेती उसको खाद देना पड़ता है। शुरुआत में कम से कम 10 किलो DAP, 3 किलो जिंक और उसमें हल्का सा 5 किलो यूरिया दिया जाता है। उसके बाद दूसरा बार में 20 किलो DAP, 5 किलो जिंक और 20 किलो यूरिया मिला कर दिया जाता है दूसरा चलने में।
उसके बाद 8 दिन के बाद फिर 8 दिन के बाद पटाना पड़ता है। पटाने के बाद फिर उसको थोड़ा सा खुरपी करके निकाल कर खाद डाला जाता है। खाद डालने के बाद उसमें जिंक, DAP, यूरिया हल्का मात्रा में दिया जाता है। उसके बाद फिर पटाया जाता है। पटाने के बाद 8 दिन के बाद फिर उसको 15 दिन के अंदर में उसको फिर एक बार खुरपी से निकलवाना होता है। उसके बाद निकाल के उसके बाद फिर उसमें खाद यूरिया दिया जाता है। उसके बाद फिर दवा का छिड़काव करते हैं। 15 लीटर पानी में कम से 30 ml दवा डालना पड़ता है। उसके बाद फिर फल सुधार करने के लिए मिराकोलान और बिजलिया का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भिंडी का फल अच्छा मिलता है। उसके बाद भिंडी का थोड़ा थोड़ा चालू होता है शुरुआत में। उसके बाद 50 से 60 दिन के अंदर उसका फल आ जाता है। उसके बाद हम लोग तोड़ना चालू करते हैं। तोड़ने के बाद बाज़ार शुरुआत में कम फल देता है, आस्ते आस्ते बीच में अच्छा फल देने लगता है। उसके बाद मार्केट में हम लोग ले जाते हैं बेचने के लिए। दाम शुरुआत में अच्छा रहता है, बाद में बीच में डाउन हो जाता है। अभी फिर डाउन खेती का भिंडी अभी ठीक दाम पकड़ाया हुआ है। पाँच में अभी तक हम 60 क्विंटल भिंडी बेच चुके हैं और डेली के एक हमारे राज्य बिहार झारखंड में दलहनी फसलों के तहत अरहर की बात करें तो इसकी खेती का क्षेत्रफल लगभग 3.70 लाख हेक्टेयर है और इसका उत्पादन लगभग 4.1 लाख टन है, जो कि बहुत ही कम है। इसीलिए प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा उत्पादन लेने हेतु आप अरहर की बुवाई करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं अपनाएंगे, इसकी जानकारी के लिए आइए आपको बताते हैं, दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SB शर्मा। अरहर का चयन कर सकते हैं, उसका भी सही समय है बुवाई का। बुवाई प्रारंभ कर सकते हैं किसान भाई। इसके लिए खेत की तैयारी अच्छे से करें। यदि 2-3 बार अपन सिंपल कल्टीवेटर चला लें। अरहर में जो सबसे बड़ी बात है कि जो वैरायटी है कुछ लंबी अवधि की है, जो 175 से 80 दिन में आती है। सिर्फ अभी 2 वैरायटी है जो बिल्ट रेजिस्टेंट है, उकटा निरोधी हैं, कम दिन वाली में, जिनके बाद अपन डबल फसल ले सकते हैं। वो है ICPL 88039 और एक वैरायटी है TJT 501। इनकी अवधि 145 से 155 दिन तक है और इनको लगाया जाए तो आसानी से किसान भाई गेहूँ भी ले सकते हैं, तो डबल फसल भी हो जाएगी उनकी। बाकी कुछ दूसरी वैरायटी है जैसे ICPL 88039 आशा, JKM 7 है और JA4 है। ये लंबी अवधि की वैरायटी है, 170 से 185 दिन तक इनकी अवधि है। किसान भाई बीज दर जो है बहुत ज़्यादा न रखें, इसके लिए 20 किलो प्रति हेक्टर बीज दर काफ़ी है। और बीज बोने से पहले किसान भाई बीज उपचार ज़रूर करें। उसके लिए आप बीटावैक्स ले सकते हैं रासायनिक में, या फिर जैविक में ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। बीटावैक्स लेते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें। क्योंकि चिकना बीज है, यदि हम इसके साथ थोड़ा बीज पे जो हमारा फफूंदनाशक दवा चिपक जाए तो थोड़ा आधा लीटर पानी लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, एक गरम कर लें और ठंडा करके और पूरी फफूंदनाशक दवा को बीज पे कवच के रूप में अच्छे से मिला के चढ़ा दें। हर बीज पे हमारा फफूंदनाशक हो जाना चाहिए, तो हमारे फसल में पौधे स्वस्थ और किसी तरह की नीचे भूमि जनित और बीज जनित दोनों बीमारियों को रोका जा सकता है। और अरहर का यदि हम अच्छे से इनको सही एक निश्चित दूरी पे लगाएं और बहुत ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन नहीं करें, बहुत संख्या ज़्यादा नहीं रहे, सीमित संख्या रहे, तो हम बढ़िया 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, रासायनिक उर्वरक, चूँकि दलहनी फसल है, इसमें स्वतः ही नीचे राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो किसान भाई इसके लिए 100 किलो DAP पर हेक्टर उपयोग कर सकते हैं, उसी से इनकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा ये ध्यान रखें जब अरहर पे फूल की अवस्था होती है उस समय एक हम हल्का कीटनाशक, क्योंकि वही इल्ली कई बार हमारी दाल में अंदर जो दाना है उसको खा लेती है बाद में,
अंडे वगैरह रहते हैं, ऐसी स्थिति में कुनाल फास का स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो हम इससे कीड़े से भी निजात पालेंगे और एक स्वस्थ अच्छा उत्पादन अरहर का ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि के जोखिम को कम करने हेतु आप अरहर के साथ सोयाबीन की अंतर्वर्तीय फसल ले सकते हैं। इसके अलावा आप अरहर के साथ अरहर गन्ना, अरहर उड़द, अरहर मूंग, अरहर लोबिया लगा सकते हैं, जो अरहर की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना इन फसलों से 4 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। प्रयोगों में पाया गया है कि अरहर में 30 दिन के बाद खरपतवार में नियंत्रण में विलम्ब करने पर उपज में अत्यधिक कमी होती है। अतः 30 दिन के अंदर ही खरपतवार नियंत्रण अवश्य कर लें। जहां मजदूरों की कमी हो या मजदूर महंगे हो, वहां पर खरपतवार नाशी जैसे पेंडामिथ्रिन नामक दवा की 3 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करें। इसी समय पंक्ति में उगाए अधिक पौधों को उचित दूरी पर छोड़कर बिरलीकरण करें। अब बात आती है सिंचाई की। तो हल्की भूमि में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, आवश्यकता अनुसार फसल में फूल आने के समय पहली एवं उसके 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। तो ये थी अहम जानकारियां आपके लिए। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए आप हमारे साथ। वर्षा जल के संरक्षण पर जानकारी। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी ओर कृषि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसकी कम उपलब्धता के चलते खेती करना कठिन कार्य हो गया है और बारिश से प्राप्त होने वाला जल भी खेत में बहकर व्यर्थ भी चला जाता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम आप उठाएं, इस हेतु देखिए हमारे कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। भारतवर्ष में ज्यादातर हिस्सों में वार्षिक वर्षा जल का लगभग 70 से 80% मानसून के 3 महीनों से प्राप्त होता है तथा बाकी के 9 महीनों में सिर्फ 20 से 30% ही वर्षा होती है। अनिश्चित वर्षा जल वितरण के कारण से जहां मानसून में वर्षा जल का अधिकांश भाग अफवाह के रूप में नदी नालों में बहकर बेकार चला जाता है और मृदा अपरदन एवं बाढ़ जैसी समस्याओं को जन्म देता है। वहीं बाकी के 9 महीनों में ज्यादातर कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है। जहां पर सिंचाई का मुख्य साधन भूजल होता है, वहां पर भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 1 से 4 मीटर तक भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। वर्षा ऋतु में अनियंत्रित अफवाह अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी एवं पोषक तत्वों को भी बहाकर ले जाता है,
पोषक तत्वों का लगातार क्षरण भूमि में सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अथवा असंतुलन पैदा कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सफल फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा देनी पड़ती है। इस प्रकार फसलों उत्पादन पर प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और कृषक का लाभांश घट जाता है। अगर समय पर वर्षा जल प्रबंधन की तकनीकों को प्रयोग में करके भूमि अपरदन को न रोका जाए तो कुछ ही वर्षों में हरी भरी भूमि बंजर एवं अनुपजाऊ जमीन में परिवर्तित हो जाएगी। अतः अभी भी समय रहते यदि जल संरक्षण तकनीकों को अपना जाए तो इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण की कुछ विधियों पर। लोगों का विश्वास है कि दिनों दिन वर्षा में कमी होती जा रही है। कुओं के पानी का स्तर क्रमशः नीचे होता जा रहा है। ईंधन भोजन के साथ साथ पानी का अभाव बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा, अधिक जल दोहन और वर्षा के विशाल जल का संरक्षण न करना है। जल के अभाव की पूर्ति अधिक से अधिक केवल जल संरक्षण के द्वारा ही हो सकती है। अतः जल संरक्षण के उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं। वर्षा जल का संरक्षण। विगत वर्षों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए अब वर्षा के जल को भी संरक्षित करना जरूरी हो गया है। इस जल को संरक्षित करने के उपाय आगे बताए अनुसार हैं। नदी नालों में स्टॉप डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्टॉप डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि की एवं नदियों और नहरों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंचे नीचे भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ संरक्षित जल का कृषि कार्यों में उपयोग भी किया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। किसानों द्वारा खेतों में समोच्च बांध का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है। अतः प्रत्येक किसान को अपने अपने खेतों की मेड़बंदी करना बहुत ही जरूरी है। कुओं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंप के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुँचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास, फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है। अतः गर्मियों में नालियों और नहरों की सफाई करनी चाहिए। फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई। जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि फव्वारा पद्धति का उपयोग करें। इससे कम पानी में अच्छी सिंचाई होती है और वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये निश्चित हो गया है कि फव्वारा सिंचाई से फसल उत्पादन और बढ़ता है। वृक्षारोपण। नष्ट होते वनों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण सुधरेगा, जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और अधिक वर्षा होने की संभावना बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, जल को संरक्षित कर आप आज के समय की मांग को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद है। अतः किसान भाई ऊपरी जमीन में साफ मौसम को देखते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ धान एवं मड़ुआ के लिए बिचड़ा तैयार करने हेतु बीज को बीज स्थली में डालें। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर बनाएं तथा सब्जियों एवं पहले से लगाए गए अन्य फसलों में जल निकास का समुचित व्यवस्था करें। जो किसान भाई अपने खेत में धान की तैयारी कर चुके हैं, वे विभिन्न फसलों जैसे धान,
मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बुवाई अनुशंसित विधि द्वारा करें। इसलिए धान की उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। मक्का की अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। अरहर की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। उड़द तथा मूंग की उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। किसान भाई जलवायु एवं अपने क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य शीघ्र करें। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोतकर तैयार कर लें ताकि मानसूनी वर्षा शुरू होते ही विभिन्न फसलों की बुआई जल्द से जल्द सही समय पर की जा सके। धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 1.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उन्हें उपचारित करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटाने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कमर्शियल कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दरभंगा से अनुराग बिहारी ने। यह गाजर घास की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो अनुराग जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी रख करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। ये एक आम खरपतवार है। ये जो भारत के 10 विषाक्तकारी खरपतवार हैं उनमें से एक है। इसे कांग्रेस घास या पार्थेनियम कहा जाता है। ये खरपतवार शहर, गांव, हर जगह की समस्या बन चुकी है। ये इतनी तेजी से विकसित होता है जो देखते ही देखते उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है कि ये पार्थेनियम जहां होता है इसको अगर पशु खा लेते हैं तो उसमें एक्जिमा बीमारी और कई तरीके की बीमारी फैल जाती हैं। कभी कभी तो अधिक मात्रा में खाने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। जहाँ पर ये पौधा पाया जाता है उसके आसपास में आस्थमा जो एक रोग होता है जिसे सांस की बीमारी कहते हैं, वो बहुत तेजी से फैलता है। इस खरपतवार के आसपास रहने वाले मकान में जो लोग रहते हैं उनमें अक्सर आस्थमा बीमारी देखी गई है। इसके साथ ही ये खरपतवार भूमि की दशा भी खराब कर देता है जो भूमि की उपजाऊपन को प्रभावित करता है। यह एक सामाजिक समस्या है। हमारे किसान भाइयों के खेतों पर, मेड़ों पर, घर के आगे पीछे, सरकारी बिल्डिंगों के पास, चरागाह में यह आज बहुतायत रूप में पाया जाता है। इससे निजात पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और इनकी पत्तियों में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर हमारे किसान भाई ये आप फूल देख रहे हैं, ये फूल आने के पहले इसको काट करके और जो आप कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसमें इसको अगर डाल दे रहे हैं तो सड़ करके
कंपोस्ट खाद जो आपकी तैयार होगी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ये बढ़ा देता है। तो हमारे किसान भाई अपने आसपास के इस विनाशकारी पौधे को जहाँ भी देखें उसको उखाड़ करके, काट करके और जो पशुओं का मलमूत्र डालते हैं उसमें डालकर ढक दें। इससे उन्हें 2-3 तरीके का फायदा होगा। एक तो अगर ये नष्ट हो जाएगा तो उनका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, साथ में आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। इसमें एक खुजली, एक्जिमा जिसे कहते हैं, अगर ये लग जाता है तो उसमें खुजली की भी बीमारी हो जाती है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी इस प्रकार के पौधे देखें, इसकी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में इसे काट करके और जहाँ कंपोस्ट खाद बना रहे हों उसमें दबा दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कि कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पपीते के उद्यान में किए जाने वाले समसामयिक कार्य, हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हमेशा है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो कि है 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NS पब्लिसिटी, नंबर 1 क्रिएटिव आउटडोर एजेंसी ऑफ इंडिया। सह प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।